एक अगली मोटा और गरीब लड़का रातों रात एक हैंडसम बॉय में बदल जाता है और अब इसकी जिंदगी कैसे गुजरती है चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का खुद से बातें करते हुए कहता है आज मेरा घर इतना छोटा क्यों लग रहा है और ये बेसमेंट की हाइट इतनी कम क्यों लग रही है और ये फोर्थ सीलिंग मुझसे टच क्यों हो रही है। और अब ये लड़का जैसे ही उस मिरर के अंदर खुद को देखता है तो बुरी तरीके से घबरा जाता है। और अब हम देखते हैं कि कैसे इन चीजों की शुरुआत हुई थी। हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम है पार्क युनसुक, जो कि सीरीज का मेन कैरेक्टर है और उसे कुछ बुलीज ने घेर रखा होता है। वो सभी लोग उसे बहुत बुरे तरीके से बुली करते हैं और उससे पैसे भी मांगते हैं। ये लड़का नीचे जमीन पर बैठा होता है और उसके सामने एक बंदा सिगरेट पी रहा होता है और उससे पूछता है तो मेरे पैसे लाए हो तुम। युनसुक कहता है मेरे पास जो कुछ था मैं आपको दे चुका हूँ पहले ही। जिस पर वो लड़का वो गुस्सा हो जाता है उस पर बहुत ज्यादा। और एक लड़का और एक लड़की भी होते हैं वहाँ पर और वो दोनों भी सिगरेट्स पी रहे होते हैं और इस तमाशे को एंजॉय कर रहे होते हैं दूर से खड़े हुए। वो बंदा उन दोनों से कहता है तुम्हें पता है ये बंदा मेरी हर बात मानता है, ये मेरे किसी पेट की तरह है। और अब वो बंदा युनसुक को किसी डॉगी की तरह कूद कर दिखाने के लिए कहता है और वो लड़का उसे खुश करने के लिए डॉगी बन जाता है और वो दोनों उस पर हंसने लग जाते हैं। और तभी वो लड़का उसके मुंह पर एक किक मारता है और उसके मुंह पर पाँव रखकर कहता है अबे ओ तुझे मैंने कुत्ता बनने को बोला था, मेंढक नहीं। और उसे गाली देकर एक बार फिर से किक करता है उसे और उसे किसी सुअर की आवाज निकालने के लिए कहता है। और अब वो लड़का बुरी तरह से डरा होता है इसलिए वो उसकी सारी बातें मान रहा होता है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह किए बिना सुअर की तरह एक्टिंग करने लगता है और वो तीनों उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। लड़की कहती है अबे ओ मेरी स्कर्ट के नीचे देख रहा तू। हालांकि इस लड़की का ऐसा कोई भी इरादा नहीं होता है और इस बात पर वो बंदा उसे बालों से पकड़कर उठाता है और उसके चेहरे पर मुक्के मारने शुरू कर देता है और उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है और उसे कहता है तू हमेशा ऐसे ही पिटता रहेगा, तू पैदा ही मार खाने के लिए हुआ है बेटे। इसके बाद हम उसी लड़के के घर को देखते हैं जहाँ वो लड़का लेटा होता है और किचन में जाकर अपने लिए नूडल्स बनाने लगता है। लेकिन उसकी आंखों के आगे बार बार उसी स्कूल के सीन आते रहते हैं। तभी उसके घर में उसकी मॉम आती है और उससे कहती है बेटा मैं तुम्हें बना देती हूँ। अगले सीन में युनसुक रामन खाने लगता है लेकिन देखता है कि उसके रामन में अंडा डला हुआ है और अपनी मॉम से कहता है अरे यार मेरे खाने में अंडा मत डाला करो, कितनी बार मना किया मैंने आपको, अंडे खा खा कर गुब्बारा कर दिया है मुझे। और अपनी मॉम को डांटने लगता है। उसकी मॉम कहती है सॉरी बेटा आगे से मैं ख्याल रखूंगी। युनसुक रामन खाने लगता है और अपनी मॉम से कहता है कि स्कूल में सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे यार, मुझे किसी और स्कूल में डाल दो आप। और उसकी मॉम कहती है बच्चे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम्हें उसी स्कूल में रहना होगा, इतनी मुश्किल से तो हमें ये घर किराए पे मिला है और कहाँ ढूंढेंगे यार हम दूसरा घर। और युनसुक चिल्लाकर कहता है इधर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और आपको फ्रेंड्स की पड़ी है, मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसमें मेरी की गलती है। और युनसुक एक दीवार पर पंच करता है और अपनी मॉम से कहता है आपने आज तक क्या ही किया मेरे लिए। और इसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। अगले दिन युनसुक चलते चलते एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की उसे कहती है चार आंखें लगा के भी नहीं दिखता तुझे। युनसुक उसे कहता है मेरी गलती नहीं है इसमें, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे फोन में था, तुमने मुझे देखा ही नहीं। और उसकी ये बात सुनकर वो लड़की गुस्सा होने लगती है और तभी पीछे वही आदमी भी आ जाता है जो उसे पहले भी बुली कर रहा था और उसे देखकर युनसुक डर जाता है और उस लड़की से ही माफी मांगता है। और अब ये बंदा उससे जिम के कपड़े मांगता है उसके और युनसुक उसके कपड़े लेने चला जाता है वहाँ से। इसके बाद हम उसी स्कूल का प्लेग्राउंड देखते हैं जहाँ ये लड़का युनसुक को टारगेट बनाकर उस पर फुटबॉल फेंक रहा होता है। युनसुक बचने के लिए नीचे बैठ जाता है और वो लड़का गुस्सा होने लग जाता है युनसुक पर क्योंकि उसने 10,000 रुपए की शर्त लगा रखी होती है। पास ही खड़ी लड़की अपने फ्रेंड से पूछती है कि ये सब क्या कर रहे हैं लोग और उसकी फ्रेंड उसे बताती है अरे इन्होंने शर्त लगाई है उस लड़के के मुंह पे बॉल मारने की। वो लड़की उन्हें मना करती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और तभी एक दूसरा लड़का वहाँ पर आता है और अपनी पूरी पावर से उस फुटबॉल को किक करता है और वो फुटबॉल उड़ता उड़ता युनसुक के मुंह पर जाकर लगता है और उसकी ऐनकें भी गिर जाती हैं। इस बंदे का नाम ली ताइसुंग होता है और वो युनसुक से कहता है बॉल के सामने से क्यों हटावे तू। युनसुक कहता है मुझे माफ कर दो मैं डर गया था। जिस पर ली ताइसुंग उसे पंच करता है और उसे कहता है तुमने मेरी बेइज्जती कर दी है सबके सामने। और एक जोरदार पंच मार देता है उसके पेट में और वो सभी लोग युनसुक का मजाक उड़ाने लगते हैं। ली उसे फिर से उठाता है और उसके मुंह पर मारना शुरू कर देता है। और तभी युनसुक की मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसे संभालती है। ली ताइसुंग कहता है अरे आंटी हम तो बस खेल रहे थे। युनसुक की मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और ली ताइसुंग को मारने लगती है। सब युनसुक पर हंसने लग जाते हैं। अपनी मॉम को बुला लाया छोटा बच्चा। युनसुक ये सब बातें सुन रहा होता है और गुस्से में चीख कर अपनी मॉम से कहता है मॉम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। युनसुक ली से माफी मांगता है और अब शाम के वक्त युनसुक अपने घर पहुँचता है जहाँ उसकी मॉम उसका वेट कर रही होती है। वो अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाता है और उसकी मॉम से कहती है ठीक है बच्चे तुम अपना स्कूल चेंज कर सकते हो, आज मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे ट्रांसफर की बात ही करने आई थी लेकिन फिर तुम्हें मुझसे अलग रहना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी जॉब की वजह से यहाँ से नहीं जा सकती हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेज दिया करूंगी। जिस पर युनसुक रोने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युनसुक अपने नए घर को ढूंढ रहा होता है। उसका घर काफी छोटा होता है लेकिन वो काफी खुश होता है कि चलो कम से कम उसे कोई बुली तो नहीं करेगा और यहाँ से उसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। इसके बाद वो बाहर जाता है और उन नए लोगों और नई जगह को देखता है और चलता चलता वो एक लड़की से फिर से टकरा जाता है और उसे फिर से अपने स्कूल का सीन याद आ जाता है। युनसुक डर कर उस लड़की को सॉरी कहने लगता है लेकिन वो खूबसूरत लड़की
उससे ही माफी मांग रही होती है और कहती है सॉरी मेरा ध्यान मेरे फोन में था, क्या आप ठीक हो? लाइफ में पहली बार किसी ने ह्यूंग सुक से माफी मांगी होती है और उससे अच्छे से बात की होती है और सोचता है चलो फाइनली मेरी लाइफ बदल चुकी है अब, और हंसना शुरू कर देता है। और तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है मीजिंग क्या तुम इस लड़के को जानती हो? वो लड़की उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन ह्यूंग सुक की अजीब सी हंसी देखकर उसके बॉयफ्रेंड को गुस्सा जाता है और वो बंदा इसे एक जोरदार पंच मार देता है और उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं लेकिन कोई भी ह्यूंग सुक को नहीं बचाता बल्कि उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। और लास्ट पंच पड़ने के बाद ह्यूंग सुक फिर से जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद ह्यूंग सुक देखता है कि उसकी वो पिटाई वाली वीडियोस वायरल हो गई है और अपने फोन में अपनी पिटी हुई पिक्चर्स को देखकर ह्यूंग सुक बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लग जाता है। उसकी फोटो को देखकर लोगों ने बहुत ही रूड कमेंट्स किए होते हैं उसकी शक्ल को लेकर, जिन्हें सुनकर ह्यूंग सुक बुरी तरह से टूट जाता है क्योंकि इस नए शहर में आते ही पूरे शहर में उसका मजाक उड़ चुका है। ह्यूंग सुक रोते रोते उसी जगह पर सो जाता है और अब रात को उसकी आंख खुलती है और उसे ऐसा फील होता है कि घर की छत नीचे हो गई है थोड़ी, और वो बाथरूम में जैसे ही जाता है तो उसे वो सिंक भी छोटा लगता है जैसा कि हमने इस सीरीज के स्टार्ट में देखा था। पार्क ह्यूंग सुक को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये चल क्या रहा है और फिर जैसे ही वो खुद को एक मिरर में देखता है तो वो डर कर नीचे गिर जाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि उस शीशे में ह्यूंग सुक नहीं बल्कि कोई और ही खड़ा है जो कि एस्थेटिक बॉडी वाला एक हैंडसम लड़का है। और वो वापस अपने रूम में जाकर देखता है कि उसकी वो अगली और मोटी बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है, उसकी रियल बॉडी भी सो रही थी। वो पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है और तभी ह्यूंग सुक की आंख खुल जाती है और सोचता है बे ये कैसा सपना था, पर अच्छा था। वो करवट लेकर सोने लगता है लेकिन तभी उसकी नजर उसी हैंडसम लड़के पर पड़ती है और उसे सोता हुआ देखकर ह्यूंग सुक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था बल्कि वो रियलिटी थी। वो उसको उठाता है और वो हैंडसम लड़का उठ जाता है। वो लड़का बोलने की कोशिश करता है पर देखता है कि उसकी वॉइस चेंज हो चुकी है काफी, और अब जैसे ही वो हैंडसम लड़का उठता है तो वो मोटा वाला लड़का अब बेहोश हो जाता है। अब डरकर वो बंदा पुलिस को कॉल करने लगता है और उसके फोन को जैसे ही खोलता है तो उसके सामने उसकी वही अगली वाली फोटो दिखती है उसे, और वो लोगों के बुरे कमेंट्स को पढ़कर एक बार फिर से अपनी बॉडी को दिखता है। और इसके बाद वो रूम की लाइट ऑन करके शीशे के सामने जाता है फिर से, और उसे याद आता है कि ली टाइसन ने उसे कहा था कि तो मार खाने के लिए ही पैदा हुआ है। पार्क एक बार फिर से अपने फोन में अपनी पिक्चर को देखता है और कहता है इस न्यू बॉडी के साथ अब मैं भी बदल जाऊंगा। इसके बाद हम उसके स्कूल को देखते हैं जहाँ एक स्टूडेंट होता है और उसे देखकर सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो रही होती हैं और वो लड़का इस बात पर काफी ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है। और तभी पार्क ह्यूंग सुक वहाँ पर आ जाता है और उसे दूसरे लड़के से टकरा जाता है। वो लड़का उसे रोकता है लेकिन वो पार्क को देखता ही रह जाता है। पूरे स्कूल में पार्क की बातें होने लगती हैं कि ये लड़का कौन है भाई, ये नया लड़का कौन है। हर स्टूडेंट उसे देखने के लिए रुक जाता है। और अब इसके बाद क्लास टीचर सभी स्टूडेंट्स को उस स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि होता है पार्क ह्यूंग सुक, और उसे देखते ही पूरी क्लास के होश उड़ जाते हैं और सभी लड़कियां उसकी हाइट और उसकी पर्सनैलिटी को देखकर उस पर कमेंट्स कर रही होती है। और उसे याद आता है कि पिछली बॉडी में उसको देखकर लोग कितना बुरा बिहेव करते थे उसके साथ। ह्यूंग सुक अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और तभी उसकी नजर लेफ्ट साइड में बैठे हुए लड़के पर पड़ती है और ये जिन सुक होता है जिसने अभी पहले उसे पीटा था और उसकी फोटोज को वायरल किया था। और उसी क्लास में मे जिन भी बैठी होती है जो कि उससे टकरा गई थी, और उसे देखकर पार्क थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जुन सुक उसे अपना नाम बताता है और पार्क भी उसे अपना नाम बताता है और सोचता है चलो शुक्र है इसने मुझे पहचाना नहीं। क्लास में बैठी एक लड़की फौरन से मेकअप वगैरह करना शुरू करती है और लिपस्टिक वगैरह लगाती है, क्या हरकतें हैं भाई ये, और ह्यूंग सुक के पास आ जाती है और कहती है हेलो कैसे हो। क्लास की सारी लड़कियां उसे देखकर बातें करने लगती हैं कि क्या ये हॉनल है, जब भी किसी हैंडसम लड़के को देखती है भाग जाती है उसके पास, फ्लर्ट करने लगती है। क्या ये लड़की गोल्ड डिगर। ली जंग सुन उसे कहता है ओए बंद कर इसके साथ फ्लर्ट करना, चुपचाप बैठ जा जाके। हॉनल टेबल के पास बैठ जाती है। ठीक है मैं बैठ जाती हूँ। हॉनल सोचता है भाई क्या ये लड़कियाँ सारी एक जैसी होती हैं क्या, कहीं मेरी मेजिन भी ऐसी तो नहीं। और वो टीचर हॉनल को उसकी सीट पर बैठने के लिए कहता है। इसके बाद हम स्कूल की कैंटीन को देखते हैं जहाँ पार्क अपना पाव रखता है और सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। सभी लोग उसे देखकर कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर देते हैं और आपस में उसकी बातें कर रहे होते हैं। और तभी हॉनल आ जाती है वहाँ पर और उसे स्कूल के कोर्सेज और स्टूडेंट्स के बारे में बताने लगती है। और वो ह्यूंग सुक से पूछती है कि तुमने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्यों चूज किया, जिस पर उसे याद आ जाता है कि एडमिशन के टाइम पर उसके टीचर ने उसकी मॉम से कहा था कि पार्क के मार्क्स बहुत ही कम है और हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स को डायरेक्टली जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन ह्यूंग सुक की अटेंडेंस अच्छी है इसलिए इकोनॉमिक्स में उसे सब्जेक्ट मिल सकता है। लेकिन वो हॉनल से कहता है अरे हाँ मुझे बचपन से ही इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था। और ये सुनकर हॉनल खुश हो जाती है और सोचती है अरे वाह मेरी और इसकी पसंद कितनी मिलती है। इसके बाद हम फिर से क्लास को देखते हैं जहाँ ह्यूंग सुक को अपने पिछले दिन का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। अपनी न्यू बॉडी के साथ एक पार्क में बैठा होता है और वहाँ वो एक फैमिली को दिखता है जो कि अपने बेबी को चलना सिखा रहे होते हैं। और पार्क उसी तरह से अपनी न्यू बॉडी में चलने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और सोचता है आज से मैं ऐसे ही चलूंगा। उस बच्चे की मॉम को लगता है कि पार्क कोई मॉडल है और रैंप पर चलने की तैयारी कर रहा है। ह्यूंग सुक चलते चलते गिरने ही वाला होता है कि तभी वो अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाता है खुद को संभाल कर और सोचता है अरे वाह मैं कितना हल्का हो गया हूँ। ह्यूंग सुक का ये मूव देखकर वो फैमिली भी पूरी तरह से हैरान रह जाती है, लेकिन एक्साइटमेंट
पे युनसुक बहुत ही तेज भागना शुरू कर देता है और शाम तक भागता ही रहता है बस, जिसकी वजह से वो क्लास में बहुत ही थका होता है। अब क्लास में बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है और दूसरी तरफ युनसुक की पहले वाली बॉडी जाग जाती है। युनसुक फिर से सोने की कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पाता क्योंकि वो पहले इस बॉडी में बहुत देर से सो रहा था। युनसुक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी होनल युनसुक को जगा देती है और उसे कहती है सोने के लिए आए हो यहाँ पर, और पार्क उसे थैंक्स कहता है उसे जगाने के लिए। इसके बाद हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर को देखते हैं जहाँ का मालिक युनसुक से पूछता है कि तुम इस स्टोर को अकेले संभालोगे क्या बेटा? युनसुक कहता है अरे हाँ, मैं पूरा दिन वैसे भी सो रहा था तो मुझे नींद तो नहीं आने वाली है पूरी रात। वो मालिक युनसुक से कहता है अबे क्लास में सोते रहते हो क्या तुम पूरे दिन? एक बार फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ युनसुक अपनी न्यू बॉडी में एक जॉब की एडवर्टीजमेंट को देखता है और उससे शॉप के ओनर से मिलने जाता है जॉब के लिए और पूछता है अरे क्या आप किसी नाइट शिफ्ट के लिए किसी एम्प्लॉयर को देख रहे हैं? वो आदमी पार्क को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है ये लड़का तो हैंडसम है भाई, इसे देखकर सारे लड़के यहीं पर आने वाले हैं और मैं अमीर हो जाऊंगा। और वो फौरन युनसुक से कहता है ठीक है आज से ही काम शुरू कर दो तुम, योर हाइट तुम्हें जितनी सैलरी चाहिए मुझे बताना, मैं तुम्हें दूंगा। पार्क उसे कहता है अरे नहीं 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 नहीं, ये जॉब मेरी एक फ्रेंड को चाहिए। और युनसुक अपनी रियल बॉडी में उस ओनर के पास जाता है लेकिन युनसुक के इस बॉडी को देखकर वो बंदा युनसुक को जॉब के लिए मना कर देता है और कहता है अरे नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते ये जॉब, जाओ यहाँ से भागो, तुम स्टूडेंट्स को क्या पता सिगरेट के कौन से पैकेट होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युनसुक उसे सिगरेट के सारे पैकेट्स के नाम बता देता है एक ही बारी में, जिससे मालिक भी चौंक जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले स्कूल में वो सभी लोग युनसुक को सिगरेट्स लाने के लिए भेजा करते थे अक्सर। वो ओनर उसकी बात मान जाता है लेकिन बहुत कम पैसे पर उसे रखता है। युनसुक सोचता है ठीक है अब मैं अपने खर्चे उठा सकता हूँ और एक पेपर पर अपनी न्यू बॉडी के बारे में लिखने लगता है। एक टाइम पर सिर्फ एक ही बॉडी जाग सकती है उसकी, लेकिन अगर जबरदस्ती किसी बॉडी को जगाया जाए तो वो बॉडी उड़ जाती है और पहली बॉडी सो जाती है। युनसुक सोचता है कि अब 2 बॉडीज है भाई मेरे पास, तो मेरे खर्चे भी बढ़ जाएंगे अब तो। और तभी उसके क्लास के लोग सिगरेट लेने के लिए उसके पास आ जाते हैं। युनसुक उससे आईडी मांगता है लेकिन वो लड़का उसे एक फेक आईडी दिखा देता है और युनसुक उसे कहता है माफ करना मैं आपको सिगरेट नहीं दे सकता, आपको अपनी रियल आइडेंटिटी मुझे दिखानी होगी वरना मेरे बॉस मुझे जॉब से निकाल देंगे। उन लड़कियों के साथ ली जोंग सुंग भी होता है जो अपने फ्रेंड से कहता है अगर ये नहीं दे रहा तो कहीं और से ले लेते भाई, क्या दिक्कत है। और वो स्टोर में खड़े हुए युनसुक को पहचान लेता है कि ये तो वही लड़का, ये तो वही मोटा वाला लड़का है जिसकी मैंने वीडियोस वायरल की थी, और बहुत सारा सामान लाकर उसे कहता है इसका बिल पे कर दे भाई, मैं तुझे माफ कर दूंगा। वो बंदा फिर से गुस्से में आ जाता है और युनसुक की पिटाई करनी शुरू कर देता है। इसके बाद उसके दोस्त उसे रोकते हैं और उसका मुंह बंद रखने के लिए उसकी बिना कपड़ों की न्यूड्स ले लेते हैं और उसे कहते हैं अगर बेटा तूने कुछ भी बोला ना किसी को तो ये सारी पिक्चर्स इंटरनेट पर फिर से वायरल कर दूंगा, तो अपना मुंह बंद रखियो। और ये देखकर युनसुक फिर से रोने लग जाता है और उसे उसी बंदे की बातें याद आती हैं कि वो जिंदगी भर बस पिटता ही रहेगा। युनसुक को उसकी मॉम की कॉल आती है और अपनी मॉम से बातें करने लगता है और कहता है हाँ जी मॉम बढ़िया चल रहा है सब, काम बहुत ज्यादा है यहाँ पे इसलिए मैं फोन रख रहा हूँ। और हम देखते हैं कि युनसुक की मॉम भी इस वक्त किसी आदमी से रद्दी लेने के लिए एक शॉप के बाहर बैठी होती है। वो आदमी उन्हें खाली बॉक्सेस देता है और पूछता है आप रात के इस वक्त भी काम कर रही हैं, क्या आप सब ठीक है? जिस पर उसकी मॉम बताती है कि मुझे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। नेक्स्ट डे युनसुक अपनी क्लास में जाता है जहाँ उसके क्लास फेलोज उसकी दूसरी बॉडी में उसकी ली हुई पिक्चर्स का मजाक उड़ाते हैं। वो बताते हैं कि ली जोंग सुंग ने उसे मारा था और हमने उसकी पिक्चर्स ले ली ताकि वो कुछ न कह पाए। हमारे ली से कोई नहीं बच सकता, उस बेचारे को तो ली का पंच नजर भी नहीं आया होगा। और यहाँ तक कि वो लड़के कहते हैं कि उसके माँ बाप भी उसके जैसे ही होंगे, अगर वो अपनी मॉम को ले आया तो दोनों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। और ये सुनकर पार्क बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी पार्क बोलता है ओए उसकी मॉम को क्यों कह रहे तुम ऐसे, तुम्हें उसकी मॉम को बीच में नहीं लेकर आना चाहिए। ली सिंह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी युनसुक को ही देख रही है और गुस्से में खड़ा होकर कहता है तुझे बड़ा तरस आ रहा बेटा उस पे। वहाँ पर खड़े सभी लोग उन दोनों को देखने लग जाते हैं। पार्क कहता है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मीजिक युनसुक से कहती है उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। और ये सुनकर ली युनसुक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पार्क को एक पंच करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी क्लास का एक और स्टूडेंट उसकी बाजू पकड़ लेता है। वो गुस्से से अपना हाथ छुड़वाता है और पूरी पावर से युनसुक पर अटैक करता है। लेकिन इस बार युनसुक को उसका पंच नजर आ जाता है और वो सोचता है कि मैंने बचपन से इतनी मार खाई है कि मुझे अपनी तरफ आता हुआ हर पंच दिखाई देने लग गया। बस पहले मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती थी छोटी होने की वजह से। युनसुक जिनसुक का पंच डॉज कर देता है जिसे देखकर उसके दोस्त और पूरी क्लास हैरान रह जाती है। वहाँ पर खड़े उन सभी लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। युनसुक मीजिन के सामने अपनी इंसल्ट फील करता है और युनसुक के मुंह पर मुक्कों की बारिश कर देता है। लेकिन युनसुक उसके सारे पंचेस को डॉज करता रहता है और अब युनसुक उसका हाथ पकड़ लेता है और अब युनसुक थोड़ा सा परेशान हो चुका है। पूरी क्लास युनसुक की पिक्चर्स लेने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लड़ रहा होता है और युनसुक को अपने सारे बुरे दिन और लोगों की कड़वी बातें याद आती हैं। युनसुक फिर से युनसुक को पंच करने की कोशिश करता है। युनसुक को ली टाइसन की बात याद आती है कि पहला मुक्का सीधा पेट में मारना चाहिए, इससे सामने वाला उठ भी नहीं पाएगा। और अब युनसुक उसके उस पंच को डॉज करता है और उसके पेट में एक जोरदार पंच मार देता है और युनसुक उसके पाँव में गिर जाता है और सारी क्लास शॉक्ड रह जाती है और सभी लोग पार्क की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन उसे खुद
समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर इतनी पावर आखिर आई कैसे। इसके बाद हमें वोकल क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे स्टूडेंट को बुली कर रहे होते हैं और वो लड़का उन्हें उन दोनों की लड़ाई के बारे में बताता है। फिर हमें आर्किटेक्चर क्लास को दिखाया जाता है जहाँ के स्टूडेंट्स अपने लीडर को पार्क और जुनसुक के बीच में हुई लड़ाई के बारे में बताते हैं उसे, जिस पर वो लीडर रोने लग जाता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वहाँ पर खड़ा एक लड़का कहता है, अरे पार्क जुनसुक की वजह से तो भाई को उठना पड़ गया। अब इसका तो यही मतलब है कि अब पार्क का टाइम खत्म हो चुका है भाई, अब नहीं बचता वो। इसके बाद हम युनसुक की मोटी वाली बॉडी को देखते हैं जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर में होता है और वो सोचता है कि मेरी दूसरी वाली बॉडी में लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन इस बॉडी में लोग मुझे देखना तक पसंद नहीं करते। एक कस्टमर स्टोर में एंटर करता है जो कि बहुत ही घबराया होता है और वो स्टोर से कुछ सामान चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। पार्क भी उसके पीछे भागने लगता है। वो उसका पीछा करते करते एक बंद गली में पहुँच जाता है जहाँ उसका सामना फिर से उसके क्लास फेलो से हो जाता है। वो लड़का फिर से युनसुक को उसकी फोटो दिखाता है और उसे लीक करने की धमकी देता है और अब वो बंदा उन दोनों को आपस में लड़ने के लिए कहते हैं। वो डरा हुआ लड़का युनसुक को मारना शुरू कर देता है और वो लोग उनकी वीडियो बना रहे होते हैं, जिस पर एक लड़का उसे कहता है, ठीक है युनसुक, अगर आज तो जीत गया तो आज के बाद मैं तुझसे कोई भी काम नहीं कराऊंगा। युनसुक मार खा रहा होता है और तभी पीछे से आवाज आती है, बंद करो ये सब। और वो सब मुड़कर जैसे ही देखते हैं तो पीछे कोई और नहीं बल्कि वास्को होता है, वही लीडर जिसे हमने भी पहले देखा था। और अब वो लड़का उस लड़के को अपने एक हाथ से ही उठा देता है और उसे जमीन पर फेंक कर वहाँ से उसे जाने के लिए कहता है और वो तीनों लड़के उस डरावने लड़के को देखकर भाग जाते हैं वहाँ से। वो दोनों से थैंक यू कहते हैं उनकी जान बचाने के लिए। इसके बाद हम एक फैशन क्लास को देखते हैं और युनसुक को देखकर सोचता है क्या ये बेबी मुझसे नाराज है। और थोड़ी देर बाद ब्रेक हो जाती है और युनसुक होनल से वास्को के बारे में पूछता है। होनल उसे बताती है कि उसका असली नाम ली होनताई है। तो भाई देख लेने यार जरा नाम इधर उधर हो जाए तो। भाई बहुत मुश्किल नाम है यार, इनके याद नहीं होते मेरे से। खैर, और वो एक गैंग लीडर है और तभी 3 और लड़के वहाँ पर आ जाते हैं जिनका अना होनल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो लड़के होनल से कहते हैं, अरे अरे नाराज क्यों हो रही हो, हम भी इससे दोस्ती करना चाहते हैं, 2-3 बातें हम भी कर ले क्या इसके साथ। और इतने में ही अपने वास्को भाई आ जाते हैं अपनी गैंग के साथ और उसे देखकर युनसुक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वास्को युनसुक की तरफ बढ़ता है और युनसुक के पास खड़े हुए स्टूडेंट्स वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। वास्को को लगता है कि ये लोग जब यहाँ से भागे और जो उन दोनों लड़कों को बुलिस कर रहे थे वो इसके दोस्त थे और अब वो गुस्से में युनसुक के शोल्डर को पुश करके उसे नीचे बिठा देता है। वास्को की पकड़ बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी जिसे आज तक कोई भी नहीं छुड़ा पाया था। उस गैंग का एक मेंबर कहता है होनल को आगे जाने का कोई फायदा नहीं है और तभी ली जुनसुक भी वहाँ पर आ जाता है और ये सब कुछ देख रहा होता है। वास्को भाई एक बार फिर से उसे पुश करता है और युनसुक उसका हाथ अपने शोल्डर से हटा देता है और उससे कहता है, मैं कल किसी से मिला था जो कि तुम्हारे जैसा था, शायद तुम वो ही हो। और वो सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि युनसुक ने वास्को भाई की पकड़ को इतनी आसानी से छुड़ा लिया। युनसुक खड़ा हो जाता है और तभी वास्को भाई का फ्रेंड वहाँ पर आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। युनसुक की पावर देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वन नकल्स गैंग का मेंबर उसे कहता है, शुक्र है तू ले गया उसको, वरना वास्को भाई तो इसकी वाट लगाने वाले थे अभी। और उसके जवाब में वो लड़का कहता है, अगर मैं ना रुका तो वो वास्को भाई की छुट्टी कर देता। वो लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हम वास्को की बाजू देखते हैं जिस पर युनसुक की पकड़ का निशान छपा होता है। वो तीनों लड़के फिर से युनसुक के पास आ जाते हैं और उसकी ताकत देखकर उसे कहते हैं, युनसुक भाई हमसे दोस्ती कर रहे यार। युनसुक सोचता है कि मैं आज तक बस यही चाहता था कि मेरा भी कोई दोस्त हो और इसीलिए वो दोस्ती करने के लिए मान जाता है। और हानल और बाकी सब उसे रात को उसके साथ कहीं चलने के लिए बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। युनसुक अपने दोस्तों के पास जाता है और वो देखता है कि वहाँ वो सभी लोग सिगरेट्स और वाइन्स पी रहे होते हैं। खैर युनसुक वहाँ पर बैठ जाता है और होनल फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और अचानक वहाँ पर ली जिंगसुन भी आ जाता है और युनसुक के सामने आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। जिस पर वो लड़के उसे कहते हैं, अरे हमने बुलाया से, दिक्कत है तुम्हें कोई, हमारा दोस्त है ये। युनसुक भी वाइन पीने लगता है लेकिन युनसुक वाइन पीने से मना कर देता है। ली जिंगसुन बहुत ही गुस्से से उसे देख रहा होता है। युनसुक उन सभी के पूछने पर उन्हें बताता है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ रहता हूँ जिसने किसी वजह से कुल छोड़ दिया है और अब वो रात में काम करता है और दिन में सोता है। और ये सब सुनकर उन लोगों को लगता है कि इसका रूममेट कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर होगा। भाई युनसुक उनसे पूछता है, भाई तुमने मीजिंग को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया। और वो लड़के उन्हें बताते हैं कि मीजिंग ऐसी जगहों पर आना पसंद नहीं करती है। युनसुक जिनसुक को कहता है, तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो। जिस पर होनल उसे बताती है, अबे क्या हो गया तुझे, ये नहीं कर रहे कोई डेट वेट। युनसुक उसे कहता है, अरे सॉरी मुझे लगा तुम लोग कपल हो क्योंकि तुम लोग साथ में रहते हो ना हमेशा। युनसुक ये सुनकर पिघल जाता है और युनसुक के पास आकर बैठ जाता है और युनसुक के साथ बहुत ही फ्रैंकली बिहेव करना शुरू कर देता है। और एक लड़का युनसुक को कल रात के बारे में सब कुछ बताता है कि किस तरह से वास्को भाई ने उन सभी को वहाँ से भगा दिया था। और वो कहता है कि अगर जिनसुक और युनसुक हमारे साथ होंगे तो भाई कोई भी हमसे पंगा नहीं ले पाएगा कभी भी। और जिनसुक ज्यादा पीने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। और वो लड़के होनल और पार्क को कल बनाई हुई वीडियो के बारे में बताते हैं और ये सुनकर युनसुक को गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा और वो भी गुस्से में आकर वाइन पी लेता है और युनसुक उस लड़के के हाथ से मोबाइल छीनकर उसे तोड़ देता है।
ह्यूनसुक को चक्कर आ जाता है और वो उसी जगह पर गिर जाता है। और तभी दूसरी तरफ घर में उसकी दूसरी बॉडी जाग जाती है। वो डर जाता है और फिर से सो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है और देखता है कि वो अभी भी अपनी पुरानी बॉडी में ही होता है। ह्यूनसुक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने कपड़े पहनकर अपनी दूसरी बॉडी ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। हॉनेल उन्हें कहती है, भाई गलती कर दी हमने, तो ये तो लुढ़क गया, अब क्या होगा। और तभी ह्यूनसुक वहाँ पर पहुँच जाता है और सभी लोग उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे होते हैं कि भाई ये कौन है, भाई ये कौन है मोटा लड़का। और वो लड़के उसे पहचान लेते हैं। जुनसुक की आंख खुल जाती है और वो ह्यूनसुक से कहता है, अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पे। ह्यूनसुक बताता है, मैं अपने दोस्त को लेने आया यहाँ पर, मुझे इसके रूममेट ने भेजा है। और ये सुनकर वो सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ह्यूनसुक का जो रूममेट है वो बहुत ही कोई बड़ा सा गैंगस्टर है और उसने इस मोटे को भेजा है यहाँ पर। और सभी लोग डर कर वहाँ से बाहर चले जाते हैं और ह्यूनसुक ने अपनी दूसरी बॉडी को अपने शोल्डर्स पे उठाया होता है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो अपनी बॉडी को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी पीछे से वास्को भाई उसे देख लेते हैं। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि अभी ह्यूनसुक अपनी वापस वो हैंडसम वाली बॉडी में आ चुका है और स्कूल में उसे चलता हुआ देखकर सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो रही होती हैं। हॉनेल वहाँ पर आ जाती है और ह्यूनसुक से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, जिस पर ह्यूनसुक उसे कहता है, अरे हाँ मैं ठीक हूँ, कल कुछ ज्यादा ही पी ली थी मैंने, तो थोड़ा हैंगओवर हो गया था बस। वो लोग कैंटीन एरिया में एंटर करते हैं और वहाँ पर उसे वही लड़का नजर आता है जो कि चोरी कर भाग गया था। वो लड़का उसके पास जाता है और उससे कल एब्सेंट होने के बारे में पूछता है उससे कि भाई कहाँ पे थे तुम। इस बंदे का नाम पार्क जो होता है और वो उसे बताता है, भाई इन लोगों ने कल मुझे परेशान किया था। ह्यूनसुक उस बंदे को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करता है और उसे उसके साथ खाना खाने के लिए बोलता है उसे। और उसके नए दोस्त उसे देखकर जेलस हो रहे होते हैं बहुत ज्यादा। इसके बाद हमें ह्यूनसुक का घर दिखाया जाता है जहाँ वो सो रहा होता है और तभी उसकी मॉम उस घर में आती है और उसे सोता हुआ देखकर सोचती है, ये क्या, अरे ये अभी तक सो रहा है, ये स्कूल क्यों नहीं गया। और तभी हैंडसम वाला ह्यूनसुक वहाँ पर आ जाता है और अपनी मॉम को अपनी दूसरी बॉडी के पास बैठा हुआ दिखता है। वो गलती से उन्हें मॉम कह देता है, लेकिन उसकी मॉम उसे पहचान नहीं पाती कि ये कौन है भाई। और वो उससे पूछती है, अरे बेटा तुम कौन हो। ह्यूनसुक को अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है, अरे आप तो ह्यूनसुक की मॉम होंगी ना। ह्यूनसुक आपकी बहुत तारीफ करता है। उसकी मॉम ह्यूनसुक को उठाने लगती है, लेकिन तभी ह्यूनसुक उन्हें मना कर देता है और उनसे कहता है, अरे आंटी हम दोनों साथ में रहते हैं, ये मेरा रूममेट है, इससे हमारा किराया काफी कम हो जाता है। उसकी मॉम मुझसे कहती है, ह्यूनसुक ने तो मुझे कभी नहीं बताया इसके बारे में। ह्यूनसुक उन्हें कहता है, अरे हाँ आंटी, ये पास के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉब कर रहा है, ये रात में काम करता है इसलिए दिन में सोता है पूरा दिन। इसने आपको नहीं बताया होगा क्योंकि इसे शर्म आ रही होगी। और ह्यूनसुक की मेहनत देखकर उसकी मॉम उसके पास आकर बैठ जाती है और उसके सर पर पैट करती है। और ह्यूनसुक अपनी हैंडसम वाली बॉडी में ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। इसके बाद उसकी मॉम से कहती है, बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और अब इसके बाद वो दोनों एक कैफे के अंदर जाते हैं जहाँ वास्को भाई का दोस्त भी वहाँ पर होता है। ह्यूनसुक को देखकर सभी लड़कियाँ उसकी दीवानी हो जाती है और उसकी मॉम से कहती है, अरे तुम तो यहाँ पर रोज आते होगे ना बेटा, तुम जहाँ पर भी जाते हो सभी लोग तुम्हें लग जाते हैं। ह्यूनसुक भी तुमसे काफी चलता होगा। पार्क की मॉम इतनी अच्छी जगह पर इससे पहले कभी नहीं आई थी। पार्क अपनी मॉम से पूछता है, तो आंटी क्या लेंगी आप, लेकिन वहाँ पर इतने सारे महंगे महंगे वहाँ पे आइटम्स रखे होते हैं। ये देखकर उसकी मॉम काफी परेशान हो जाती है और उससे कहती है, अरे बेटा मेरे लिए बस पानी मंगा दो। पार्क ह्यूनसुक को कहता है, आंटी आप पैसों की चिंता मत करो यार, और उन्हें अमेरिकानो कॉफी पिलाता है। पार्क की मॉम से कहती है, अरे ये कितना स्वादिष्ट है, मैंने तो आज तक सिर्फ घर की कॉफी पी है बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पार्क की मॉम उससे उसका नाम पूछती है और पार्क उन्हें बताता है कि उसका नाम पार्क ह्यूनसुक है। और उसकी मॉम सोचती है, इसका नाम भी पार्क है, अरे ये कैसा कोइंसिडेंस है, तुम तो मुझे मेरे बेटे जैसे लग रहे हो। और तभी वास्को भाई की एंट्री हो जाती है और वहाँ पर पार्क को देखकर वो हैरान रह जाता है। ह्यूनसुक की मॉम से कहती है, हाँ तो कैसा चल रहा है मेरे बेटे का काम, और बेटा तुम क्या जॉब करते हो, वो ये सब उससे पूछ रही होती है। और ये सारी बातें वास्को भाई सुन रहा होता है और वास्को भाई समझ आता है कि ये लोग उसी स्टोर वाले लड़के की बात कर रहे हैं, मोटा वाला ह्यूनसुक। ह्यूनसुक की मॉम उससे पूछती है, बेटा यहाँ पे कोई मेरे बेटे को परेशान तो नहीं करता ना, क्योंकि पिछले स्कूल में बहुत ज्यादा बुली हुआ है वो बेचारा, मैं पूरा दिन काम में लगी रहती थी ताकि मेरे बच्चे की जिंदगी बदल जाए, इस चक्कर में मैं उस पर कभी ध्यान नहीं दे पाई। वो उनसे कहता है, अरे आंटी अब चिंता मत करो, इस स्कूल में उसके बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और उसकी मॉम काफी खुश हो जाती है। वास्को भाई ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे याद आता है कि ह्यूनसुक के क्लास वाले उसे उस दिन कितना परेशान कर रहे थे। वास्को को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास जोर से दबाता है, जिससे वो पानी साथ में बैठी हुई लड़कियों के पास गिर जाता है। पार्क जो उस पर गुस्सा होता है और वास्को उसे एक और गिलास लेने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ ह्यूनसुक को याद आ रहा होता है कि वो अपनी मॉम के साथ पहले कितना बुरा बिहेव करता था और उन्हें कहता था कि आपने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, जबकि उसकी मॉम दिन रात बस उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए मेहनत करती थी। वास्को सोचता है ये लड़का ह्यूनसुक को बुली करता है और अब उसकी मॉम को बता रहा है कि मैं उसका दोस्त हूँ। उसकी मॉम उस वेटर को बुलाती है और उनसे कहती है, बेटा क्या मैं उस स्पार्कलिंग वाले बॉक्स को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। इसके बाद वो कैफे से बाहर आ जाते हैं, जब उसकी मॉम से कहती है, पता नहीं तुम क्या सोच रहे होगे कि मैंने क्या उठा लिया ये, लेकिन मैं इसे रद्दी में देती हूँ ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। और ये सब देखकर ह्यूनसुक हैरान रह जाता है और सोचता है कि इनकी पुरानी जॉब का क्या हुआ भाई। और वो कहती है, मैंने अपने बेटे को इस जॉब के बारे में नहीं बताया, तो तुम भी अपना मुंह
मुंह बंद रखना, उसे बताना मत, ठीक है। और उसे कॉफी के लिए अपनी पॉकेट से 5000 रुपया दे देती है, लेकिन ह्यूनसुक उस पैसे को लेने से मना कर देता है और उससे कहती है कि प्लीज बेटा ह्यूनसुक का हमेशा दोस्त बने रहना और प्लीज उसका ध्यान रखना। ह्यूनसुक उनसे वो पैसे ले लेता है और गिलास तोड़ देता है। हाँ हाँ भाई, तोड़ तोड़, फ्री के गिलास है। अब उसकी माँ से कहती है तो ठीक है बेटा मैं चलती हूँ, और वो बॉक्सेस उठाकर वहाँ से चली जाती है। ह्यूनसुक ये देखकर काफी इमोशनल हो जाता है कि उसकी मॉम रद्दी इकट्ठी कर रही है। तभी वास्को वहाँ पर आ जाता है पीछे से और कहता है मैंने सब कुछ सुन लिया। और अब इसके बाद हम वास्को और ह्यूनसुक को एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ देखते हैं। वास्को कहता है ओ भाई किसे पागल बना रहा है तू, पहले तो तूने उस स्टोर वाले लड़के को मारा, ठीक है, और अब उसकी मॉम को कह रहा है कि तू उसका दोस्त है, झूठ बोलता है तू। और वास्को अपना स्टांस लेता है और ह्यूनसुक को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूनसुक उसके इस पंच को डॉज कर लेता है और उससे कहता है भाई आपको गलतफहमी हो गई है। लेकिन वास्को उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उस पर मुक्कों और लातों की बारिश करनी शुरू कर देता है और ह्यूनसुक उसके सारे हमलों को डॉज करता रहता है। वास्को सोचता है कि ये तो भाई कोई प्रोफेशनल बॉक्सर लग रहा है मुझे। ह्यूनसुक सोच रहा होता है कि अगर मुझे एक भी लगी ना मैं मर जाऊंगा भाई। वास्को ह्यूनसुक से पैसे मांगता है ताकि वो पैसे उससे लेकर वो उस स्टोर वाले लड़के को दे दे, पुराना मोटा वाला ह्यूनसुक। लेकिन ह्यूनसुक अपनी मॉम से लिए हुए पैसे उसे देने से मना कर देता है क्योंकि ह्यूनसुक समझ रहा था कि वास्को भाई भी ली ताइसन की तरह कोई बदमाश है जो कि उससे पैसे छीनना चाहता है बस। और अब दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और ह्यूनसुक उसके सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है। वास्को ह्यूनसुक की तरफ जंप करता है और ह्यूनसुक उसके पेट में एक पंच मारता है, लेकिन वास्को उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। ह्यूनसुक डर जाता है और उसे वही तरीका याद आ जाता है जो कि ली ताइसन यूज करता है, लेकिन वास्को उस पंच से बच जाता है। और तभी वास्को का दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वास्को को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर हैरान रह जाता है। ह्यूनसुक ने वास्को की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी थी और ह्यूनसुक पार्क जो से कहता है भाई ले जाए से, मरा नहीं है बस बेहोश हुआ है, और वहाँ से चला जाता है। और हमें वास्को का फ्लैशबैक दिखाया जाता है अभी थोड़ी देर पहले का, जब ह्यूनसुक ने उसे पंच किया था तो वास्को उसके पंच को डॉज करता है और तभी ह्यूनसुक एक टर्न लेता है और अपनी एल्बो से उसकी चिन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वास्को बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम ह्यूनसुक को देखते हैं अपनी मोटे वाली बॉडी में। ह्यूनसुक स्टोर में बैठा सोचता है कि भाई मैंने उस वास्को को कैसे हरा दिया, मेरी बॉडी तो अपने आप चल रही थी। और तभी वास्को वहाँ पर आ जाता है और वो स्टोर से दही लेता है और उसे कहता है दोस्त मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे पैसे नहीं लेके आ पाया, और वहाँ से जाने लगता है और दरवाजे पे खड़ा होकर ह्यूनसुक से कहता है तुम कमजोर नहीं हो, थोड़ी ट्रेनिंग करो। ह्यूनसुक बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और स्टोर के अंदर ही पुशअप्स लगाने शुरू कर देता है। और तभी एक क्यूट सी लड़की वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। वो लड़की कुछ सामान लेती है, दारू वगैरह, और ह्यूनसुक को एक एनर्जी ड्रिंक देती है और कहती है बहुत अच्छी, ऐसे ही अपना वर्कआउट जारी रखो। और ये बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और पार्क उस लड़की को देखता रह जाता है। और अगले दिन ह्यूनसुक क्लास में पहुँच जाता है। भाई क्या ही बोलूं अब मैं। और जेहोंग का ध्यान भी ह्यूनसुक की तरफ जाता है। सारे लड़कियां उससे फ्लर्ट करने लगी हैं। इसके बाद हम आर्किटेक्चर क्लास को देखते हैं जहाँ वन नकल गैंग्स के मेंबर्स पार्क जो को घेर कर खड़े होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं भाई वास्को भाई की वार्ड किसने लगा दी, किसमें इतना दम है, ये कैसे हो सकता है भाई, वो पार्क ह्यूनसुक से हार गया, अबे यार वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा। और तभी उसे वास्को का मैसेज आता है और मैसेज में उसे बताता है मेरी उंगलियां टूट रखी हैं और टाइप करने से मेरी उंगलियों से खून निकल रहा है, मैं कुछ बहुत ही बड़ा प्लान करने वाला हूँ, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। और ये सुनकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि वास्को भाई कुछ बहुत ही बड़ा प्लान करने वाले हैं। इसके अगले सीन में ह्यूनसुक उसी लड़की के साथ जा रहा होता है और सामने देखता है कि 3 लोग एक लड़की को बुली कर रहे होते हैं। उसे दीवार से लगाकर कहता है तुझे मैंने क्या कहा था कि मेरी ड्रेस रेडी रखियो, समझ नहीं आता तुझे, और इतना बोलकर उसे पंच करता है। ह्यूनसुक को ली ताइसन की याद आ जाती है जो कि उसे ऐसे ही बुली किया करता था और आगे बढ़ता है। वो ग्लासेस वाला लड़का उसे कहता है भाई हीरो बनने की कोशिश मत कर, चाकू छुरी चला के ना तेरा पता भी नहीं चलेगा तेरी बॉडी कहाँ गई। और पीछे खड़ा जेहोंग भी ये देख रहा होता है। जेहोंग आगे बढ़ने लगता है और तभी उनका टीचर वहाँ पर आ जाता है और टीचर को देखकर वो लड़का वहाँ से निकल लेता है। ह्यूनसुक उस गिरने वाले लड़के की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है उसे उठ जा, लेकिन वो उसे भाव नहीं देता और उठकर वहाँ से चला जाता है। अब क्लास खत्म होने के बाद ह्यूनसुक को उसकी मॉम की कॉल आती है जो कि उसके बर्थडे पर उसके पास आना चाहती थी, लेकिन ह्यूनसुक उन्हें मना कर देता है और कहता है सॉरी मॉम मुझे काम है कुछ। और क्लास में जेहोंग सुन रहा होता है ये सब कुछ और उसे पता चलता है कि कल इसका बर्थडे है। इसके बाद हम डिपार्टमेंटल स्टोर को देखते हैं जहाँ ह्यूनसुक सोच रहा होता है कि मेरी आवाज चेंज हो जाती है और मॉम से फोन पर बात करते हुए मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा। इतने में ही वो खूबसूरत लड़की जो कि कल आई थी वो फिर से वहाँ पर आ जाती है और ह्यूनसुक को हेलो कहती है। वो अपना सामान लेती है और पूछती है तो आज एक्सरसाइज नहीं कर रहे तुम, जिस पर ह्यूनसुक उसे बताता है हाँ कर रहा हूँ मैं, 2 सेट लगाए थे अभी बाइसेप्स के। और वो लड़की उसे ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चली जाती है सामान लेकर। इसके बाद हम कैंटीन में देखते हैं कि ह्यूनसुक उसी बुली किए हुए लड़की के पास आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और वो लड़का उससे कहता है भाई क्या हुआ तुम मेरे साथ क्यों बैठे हो। और वो सभी लोग उसे देखकर काफी अजीब सा रिएक्शन देते हैं। हॉनल भी इन सबसे यही कह रही होती है भाई क्या ये उसके साथ क्यों बैठा है। ह्यूनसुक उस लड़के से कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। वो लड़का उससे कहता है मैं तुम्हारी तरह हैंडसम थोड़ी हूँ भाई, मैं कहाँ से तुम्हारे जैसा।
और मैं कितना गरीबी हूँ। इसके बाद ह्यूनसुक अपने घर की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर वन नकल गैंग के मेंबर्स बैठे होते हैं ह्यूनसुक की पिटाई के लिए और सोचते हैं भाई आज नहीं छोड़ेंगे इसको। वास्को भाई हमें कभी भी छुपने के लिए नहीं कह सकते, उसने हम सबसे झूठ बोला। वास्को भाई की वाट लग चुकी है और अब हमें ही इसको ठिकाने लगाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि जेहोंग ह्यूनसुक के सामने आ जाता है और एक बैग उसके आगे रख देता है। और गाइस यार अगर आपने अभी तक अटैक ऑन टाइटन और बाकी वाली सीरीज नहीं देखी है मेरी, तो प्लीज यार उससे भी चेक जरूर करना। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वापस कहानी पर आते हैं। तो अभी ह्यूनसुक देखता है कि जेहोंग उसके सामने एक बैग लेकर आया होता है और ह्यूनसुक देखता है कि उस पर हैप्पी बर्थडे लिखा होता है और वो जेहोंग से पूछता है अरे तुम्हें कैसे पता आज मेरा बर्थडे है। लेकिन जेहोंग हमेशा की तरह कुछ नहीं कहता। ह्यूनसुक को बैग खोलता है और उसे कहता है सॉरी यार मैं ये नहीं रख सकता यार सॉरी। लेकिन जेहोंग थोड़ा सा इंसिस्ट करता है कि भाई ले लो यार, गिफ्ट है तुम्हारे लिए, दिल से दिया है ले लो। और उसके इतना बोलने पर ह्यूनसुक उसकी बात मान जाता है और वही मोटा लड़का जिसे कल लोग बुली कर रहे थे, जब वो क्लास में एंटर करता है तो वो देखता है कि सभी बच्चों ने उसके लिए बहुत ही भला बुरा लिखा होता है ब्लैक बोर्ड पर। और इसके बाद होबिन नाम का एक लड़का वहाँ पर आता है और वो उस लड़के को बहुत ही बुरे तरीके से धक्का देता है और उसे नीचे गिरा देता है। दरवाजे पे कैसे खड़ा तू, चल निकल यहाँ से, तूने मेरा रास्ता रोका, इतनी हिम्मत तेरी बेटे। और उसके बाद उसे पानी लाने के लिए बोलता है। और जब ह्यूनसुक देखता है कि इस लड़के को इतना ज्यादा बुली किया जा रहा है तो उसकी भी हद पार हो जाती है और सीधा जाता है उनके पास और उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है और वो होबिन से कहता है बस करो, इसे और तंग मत करो। तभी होबिन कहता है अबे तुम दोनों मेरा रास्ता रोकने आए हो यहाँ पर, इतनी हिम्मत तुम्हारी। और जैसे ही ह्यूनसुक अपने फेस को टर्न करता है तो वो देखता है कि जेहोंग भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ चुका है। असल में उसे भी ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि होबिन देगवा, इस लड़के का नाम देगवा है, उसे इतना ज्यादा बुली किया जा रहा है। और अब जिन सॉन्ग भी वहाँ पर आ जाता है और अब 3 बहुत ही खतरनाक लड़के वहाँ पर खड़े होते हैं। जिन सॉन्ग और यंग सुंग की काफी फाइट हुई थी पहले, लेकिन अब ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। और ये देखकर सभी के सभी स्टूडेंट्स बुरी तरह से चौंक जाते हैं कि एक साथ में इतने खतरनाक लड़के फाइट करने लगे हैं। होबिन कहता है अच्छा तो पटने का मन है तुम तीनों का, चलो आओ फिर फाइट शुरू करते हैं। और तभी वास्को भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर कहते हैं तो भूल गया क्या, किससे बात कर रहा है तू, चल बहुत नाटक हो गया तेरा, निकल ले यहाँ से अब। तो होबिन कहता है अच्छा क्या बात है वास्को, बड़े दिन से गायब थे, मैंने सुना है किसी ने तेरी पिटाई कर दी थी, क्या सच है। ये सभी बातें जब ह्यूनसुक सुनता है तो उसे वही सीन याद आता है कि लास्ट फाइट के अंदर उसने कुछ ज्यादा ही पिटाई कर दी थी वास्को भाई की और शायद इसी वजह से वो इतने दिनों से स्कूल नहीं आया था और इस बात का उसे बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। और अब वो अपना फोन अपने दोस्त को दे देता है और कहता है ये लो भाई संभाली से यार, पिछली फाइट पे मेरा फोन टूट गया था, बहुत पैसे लगे उसमें। और अब वो पूरी तरह से रेडी हो जाता है और होबिन के सामने आ जाता है। और अब ये 4 वर्सेस 3 की फाइट होने वाली थी। होबिन को पता चल गया था कि वो नहीं बच पाएगा भाई अगर वो इनसे फाइट करेगा तो। इसी के कारण वो एक बहुत बड़ी सी टेबल को उछाल देता है हवा में और कहता है तुझे तो अगली बार देखूंगा मैं बहुत जल्द वापस आने वाला हूँ और तुम चारों को पेल दूंगा, आखिर देखता हूँ कौन बचाता है तेरे दोस्त को। और अब उसके जाने के बाद वास्को ह्यूनसुक से पूछता है कि भाई क्या हीरो बनने का शौक है क्या तेरे को, क्यों आया इसको बचाने तू। तो ह्यूनसुक कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वो उसे बहुत बुरी तरह से बुली कर रहे थे, वो लोग इसके साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे थे। तो वास्को कहता है अच्छा तो अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो उस मोटे लड़की के साथ तूने इतना बुरा क्यों किया, तो उसके पैसे भी ले गया। अभी ह्यूनसुक उसे समझाने की कोशिश करता है नहीं वास्को भाई आपको गलतफहमी हो गई है, मैंने उस लड़के को कभी भी परेशान नहीं किया। तो वास्को कहता है नहीं तू झूठ बोल रहा है, अब तू पिटने के लिए तैयार हो जा, अब उन दोनों में फाइट होने ही वाली होती है। कि तभी उसका दोस्त उसे रोक लेता है और कहता है भाई नहीं भाई बहुत सारे लोग दिख रहे हैं हमें, आज के लिए इसे छोड़ देते हैं, इसे जाने दीजिए। क्योंकि उसे पता था कि ह्यूनसुक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी अगर वो इससे फाइट करेगा तो पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। और कहता है भाई चलते हैं यार, अगली बार देखेंगे इसे। और मीजिंग को भी टेंशन हो रही थी कि कहीं जुनसुक फाइट न कर ले, लेकिन वो उसकी बात मानकर उससे लड़ाई नहीं करता। और मिजीन को ये देखकर काफी अच्छा फील होता है कि उसकी बॉयफ्रेंड ने बिना मतलब का कोई झगड़ा नहीं किया। और अब सभी लड़कियां ह्यूनसुक के पास आ जाती हैं और कहती हैं वाह क्या बात है, कितने चार्मिंग हो, कितने प्यारे हो, सबकी हेल्प करते हो। और हम देखते हैं बेचारा देगवा नीचे पड़ा हुआ था। ह्यूनसुक उसे उठाने की भी कोशिश करता है लेकिन देगवा उसकी हेल्प नहीं लेता। और अब रात होने पे वो पूरी रातें सोचता रहता है कि आखिर उसके साथ भी ये सभी चीजें हुआ करती थी और जब से उसकी बॉडी बदली है तब से सब कुछ बदल चुका है। इसके बाद हम उसकी मोटे वाली बॉडी को देखते हैं जहाँ वो अपने स्टोर के अंदर ही खड़ा होता है और साथ ही में सोच रहा था कि अगर मेरी बॉडी नहीं बदली होती तो आज शायद वक्त वैसा ही होता, मैं भी उतना ही कमजोर होता, बस मेरी बॉडी बदल गई है। इसी के कारण कोई आजकल मुझसे बस कोई झगड़ा नहीं करता है। अगले दिन जब ह्यूनसुक अपनी हैंडसम वाली बॉडी में स्कूल पहुंचता है तो उसके सामने देगो आता है और देगो उसे बहुत बुरा कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, हम दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तुम कितने हैंडसम हो और मैं कितना अगली हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। और क्लासरूम के अंदर ह्यूबन के साथ बाकी बच्चे भी बैठे होते हैं जो कि ह्यूबन से पूछते हैं कि क्या तुम इस फेस्टिवल में जो आने वाला है उसमें सिंगिंग करने वाले हो और तुम्हारे साथ कौन होगा। और ह्यूबन के साथ जो उसका फ्रेंड खड़ा होता है वो बताता है हाँ हम दोनों मिलके एक रैप लिखा है हमने, देखना तुम हमारे ही जलवे होंगे। और भाई से मोटे का क्या किया जाए देगवा का। और स्कूल खत्म होने के बाद भी वो लोग देगवा को बहुत
बहुत बुरी तरह से बुली करते हैं। दरअसल स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला होता है सिंगिंग का, और देगवा उसके लिए ही प्रिपेयर कर रहा होता है, और ये लोग उसके सारे के सारे नोट्स फाड़ देते हैं जिसमें उसने रैप लिखे होते हैं, और देगवा को बहुत बुरा बुरा बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो हमारा मुकाबला कभी नहीं कर सकता, तो कुछ भी कर ले, तो गाना गा ही नहीं सकता, भैंसे से तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई। दूसरी तरफ ह्यूनसुक को देखते हैं जिसे आज क्लासरूम साफ करने की ड्यूटी मिली होती है, और साथ ही में उसका ध्यान भी उसी फेस्टिवल की तरफ जाता है जो कि कुछ दिन बाद होने वाला है स्कूल के अंदर ही। और वो होनल से पूछता है उस फेस्टिवल के बारे में, तो होनल उसे बताती है ये हर साल होता है और ये बहुत ही बड़ा कंपटीशन है, बाहर से भी बच्चे आते हैं, क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगे? तुम तो एक ही बार में जीत जाओगे। लेकिन ह्यूनसुक अभी के लिए उसे मना कर देता है और क्लासरूम के अंदर आकर सफाई करने लगता है, जहाँ पर वो मन ही मन सोच रहा होता है कि हाँ, आज तक मैंने गाया तो है, कुछ लोगों ने मेरी तारीफ भी की है, मैं जब भी परेशान होता हूँ तो मैं गाना गाता हूँ, लेकिन सब लोगों के सामने आके मैं कैसे गा पाऊंगा? क्या कोई मुझे पसंद भी करेगा या नहीं? मेरे लुक्स को तो सब पसंद करते हैं, लेकिन मेरी सिंगिंग आई एम नॉट श्योर। और वो मन ही मन सोचने लगता है कि पहले उसकी कंडीशन देगवा जैसी थी जब वो मोटा हुआ करता था, उसके अंदर अगर कोई टैलेंट भी था तो भी उसे कोई सुनना नहीं चाहता था, और आज जब वो स्मार्ट हो गया है तो उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सारे लोगों के सामने परफॉर्म कर सके। और ये सारी चीजें सोच सोच कर ह्यूनसुक अब गाना गाने लगता है, और ये गाना बहुत ही अच्छा गा रहा होता है वो, और वो गाना सुनकर नीचे देगवा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। देगवा उम्मीद छोड़ चुका था कि उसका कुछ बन सकता है कभी जिंदगी में। उसने डिसाइड किया था कि आज के बाद वो कुछ नहीं करेगा, न कभी लिखेगा रैप, न ही उसके अंदर कभी कॉन्फिडेंस आएगा। अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। और उसी वक्त उसे ह्यूनसुक का गाना सुनाई देता है जो कि उसे हद से ज्यादा मोटिवेट करता है। इतनी प्यारी आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी हुई थी, और उस आवाज को फॉलो करता हुआ वो क्लासरूम के अंदर पहुंच जाता है, और उसे पता चलता है कि ये गाना कोई और नहीं बल्कि ह्यूनसुक गा रहा था। यानी कि जो लड़का आज तक उससे दोस्ती करना चाहता है, बस वो टैलेंटेड भी है बंदा, यानी कि वो देगवा का कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, वो बस जेन्युइनली उससे दोस्ती करना चाहता था। ह्यूनसुक जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उसका गाना देगवा ने सुन लिया होता है। देगवा कहता है, अरे भाई तुम तो सच में बहुत बढ़िया गाते हो, तुम आखिर सबके सामने परफॉर्म क्यों नहीं करते हो? ह्यूनसुक कहता है मैं सबके सामने मैं नहीं कर रहा भाई। देगवा कहता है, ह्यूनसुक क्या तुम मेरे साथ परफॉर्म करोगे? इसी के साथ देगवा के अंदर भी एक नई होप आ गई थी कि शायद अब उसका कुछ तो बन सकता है। अब देगवा प्रैक्टिस करने के लिए ह्यूनसुक को अपने घर लेकर जाता है। उसका घर बहुत ही गंदा होता है, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, और उसे काफी एम्बेरसमेंट फील होती है। इसके बाद ये दोनों काफी देर तक प्रैक्टिस करते हैं, बीट्स बनाते हैं, रैप म्यूजिक करते हैं, और काफी प्रैक्टिस करने के बाद ह्यूनसुक को वापस घर जाना था, और ह्यूनसुक उससे माफी मांगता है कि मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाया क्योंकि मुझे नाइट शिफ्ट पर जाना होता है यार। जहाँ पर देगवा का कहना था, भाई कितने ज्यादा मेहनती हो यार तुम तो। और तभी चलते चलते देगवा की दादी का स्टॉल आ जाता है। देगवा को पास्ट का एक सीन याद आता है। अभी कुछ दिन पहले ही ये होबिन अपने दोस्तों के साथ आया था इसी स्टॉल पर, उसकी ग्रैंड माँ के स्टॉल पर, और सारा का सारा खाना खाकर चला गया, और कोई पैसा भी नहीं दिया उसने, और उसे भी बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन ह्यूनसुक तो उनका बिल्कुल उल्टा था, वो उसकी दादी से बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव करता है। उसकी दादी उसकी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे खाना ऑफर करती है। अरे वाह, मेरे बेटे के कितने अच्छे दोस्त हैं। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ह्यूनसुक अपना नाम बताता है, और उसकी दादी उसे खाने के लिए खाना ऑफर करती है। लेकिन ह्यूनसुक कहता है, नहीं दादी, आज मेरा पेट एक्चुअली भरा हुआ है, आज मैंने खाना खा लिया था, मैं आपके पास अगली बार जरूर आऊंगा। और अब अगले दिन देगवा पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखकर आ जाता है जो कि वो लोग परफॉर्म करेंगे उस फेस्टिवल वाले दिन। और अब उन लोगों ने अपने पूरे के पूरे सॉन्ग को कंपोज कर लिया था। देगवा ने पूरी रात में ही बीट बनाई, सारे लिरिक्स लिखे बाकी के, और ये सारी चीजें देखकर ह्यूनसुक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब बस ह्यूनसुक को इन चीजों को याद करना था, और अब उस पूरे दिन ह्यूनसुक ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की कि अब बोल बोल कर उसके गले में दर्द होना शुरू हो गया था। और देगवा कहता है, भाई तुम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस भी मत करो यार, अगर तुम्हारे गले में ज्यादा दर्द हो गया ना तो तुम उस फेस्टिवल वाले दिन तो गा ही नहीं पाओगे। और अब उस पूरी रात ह्यूनसुक सोचता है कि देगवा ने अपनी लाइफ में कितना कुछ किया। ह्यूनसुक भी तो उसकी तरह था, मोटा सा, वो भी इतना ही गरीब था, उसकी मॉम भी इतनी गरीब थी, लेकिन आज तक उसने कभी कुछ नहीं किया, बल्कि सारा का सारा दोष अपनी मॉम को दिया कि उसकी मॉम ने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया। ह्यूनसुक तो टैलेंटेड भी नहीं था, और यही इसके ऑपोजिट देगवा, जिसे सब लोग इतना मारते पीटते हैं, फिर भी वो लड़का इतना ज्यादा टैलेंटेड है। अब उसे देगवा के लिए एटलीस्ट कुछ तो करना था, पर आज जाके उसके पास एक मौका आया है कि वो खुद को प्रूव कर सके और साथ में देगवा की हेल्प भी कर सके। और इसके बाद वो अपनी मोटी वाली बॉडी के अंदर स्टोर में गाना गा रहा होता है, और उसे ये बात समझ में आती है कि उसकी मोटी वाली बॉडी के अंदर तो बिल्कुल भी दर्द नहीं है भाई उसके गले में, जिसका मतलब है कि वो पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकता है, बॉडीज बदलकर बार बार अलग अलग बॉडीज में रहकर कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर सकता है। और तभी वही सुंदर लड़की वहाँ पर आ जाती है जो कि रोज इसके डिपार्टमेंटल स्टोर में आती है सामान लेने के लिए, और वो कहती है, अरे क्या बात है, आज तुम गाना भी गा रहे हो क्या? मुझे इम्प्रेस करने के लिए गा रहे हो? तो ह्यूनसुक डर जाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, ये मैं तो ऐसे गा रहा था बस। और वो लड़की कहती है, अरे तुम तो कितना बढ़िया गाते हो यार। और इसके बाद वो अपने सामानों की बिलिंग करवाती है,
और साथ ही में एक कप सिरप उसके लिए भी खरीदती है और कहती है तुम्हारे गले में दर्द हो गया होगा, लो इसे जरूर पी लेना। और इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। युनसुक सोचता है कि भाई ये लड़की कितनी अच्छी है यार, हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ खरीद कर जाती है हमेशा। और अब इसके 2 दिन बाद युनसुक और देगवा दोनों प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर युनसुक को पूरा का पूरा गाना याद हो गया था। तो देगो कहता है भाई आखिर तुमने किया कैसे, तुमने 2 दिन के अंदर इतनी रिहर्सल कर ली। जहाँ पर मन ही मन युनसुक सोचता है कि उसकी तो 2 बॉडीज है, तो वो आराम से रिहर्सल कर सकता है बॉडीज बदल कर। अपनी मोटी वाली बॉडी के अंदर वो उसी दिन शॉप में काम कर रहा होता है और तभी देगवा वहाँ पर आ जाता है और उसी के साथ में उसका दूसरा फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है। युनसुक भागकर उनसे मिलने के लिए आता है, लेकिन तभी से याद आता है कि वो इस बॉडी के अंदर तो उन दोनों को जानता ही नहीं है, वो सालों से उनसे नहीं मिला है, वो सिर्फ उस दूसरे वाले लड़के से मिला था जिसकी पिटाई हो रही थी पहले। और अब वो तीनों बाहर जाकर बैठ जाते हैं और वो चश्मे वाला लड़का कहता है मेरी अकेले आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं अपने साथ देगवा को लेकर आया हूँ यहाँ पर, ये मेरे स्कूल के अंदर ही है, मेरी ही क्लास का है। और अभी चश्मिश वाला लड़का युनसुक से माफी मांगता है और कहता है भाई मुझे माफ कर देना यार, होबिन के कारण मुझे तुम्हें उस दिन मारना पड़ा था, मैं तुम्हें क्यों मारता यार, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया था, आई एम रियली सॉरी। युनसुक कहता है भाई इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी यार, ये सब कुछ होबिन की गलती थी। अरे टेंशन मत लो यार, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, कोई बात नहीं। डेबो उसे बताता है कि उसके साथ स्कूल में बहुत कुछ बुरा होता है, होबिन और उसके दोस्त उसे बहुत ज्यादा बुली करते हैं, उसे बहुत मारते हैं। और उसी के साथ में युनसुक भी बताता है कि उसकी पुरानी लाइफ भी बहुत ज्यादा दर्द भरी थी, उसे भी बहुत बुरी तरह से बुली किया जाता था, यही कारण था कि उसने अपने पुराने स्कूल को छोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पर आ गया। और ये तीनों ही शेयर करने लगते हैं कि इनकी लाइफ कितनी मिजरेबल है और इनके साथ कितना बुरा बुरा हुआ है। युनसुक बताता है मेरे साथ तो सबसे ज्यादा बुरा हुआ है, मुझे तो मेरी मम्मी के सामने भी मारा गया है। और ये सुनकर ये दोनों चुप हो जाते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि युनसुक के साथ तो सबसे ज्यादा बुरा हुआ है। जहाँ पर वो चश्मे वाला लड़का कहता है अब चीजें बदल गई हैं दोस्त, जब से युनसुक आया है। और अब युनसुक अपनी तारीफ सुनता है और वो चुप हो जाता है और अब वो दोनों से बताने लगते हैं कि एक नया लड़का आया भाई हमारी क्लास में, पहले तो मुझे लगता था कि वो बहुत बुरा है, लेकिन इसके बाद मुझे पता चला कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने हमारी बहुत मदद की है। देगो कहता है पहले मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मेरे आसपास घूमता रहता था, मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करता रहता था, इसी की वजह से मैंने उसे काफी बुरा भला भी कहा था पहले। लेकिन युनसुक हमेशा कहता था कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है, इसीलिए वो उससे दोस्ती करना चाहता है। और अब जब वो मेरे साथ रहने लगा है, मेरे साथ प्रैक्टिस करने लगा है, तो ये बात बिल्कुल सच है मेरे दोस्त, उसने बिल्कुल सही कहा था कि वो मेरी तरह है। और ये सारी की सारी बातें वास्को ने सुन ली थी और वास्को इन तीनों के सामने आ जाता है, जहाँ पर सबसे पहले तो देखो वास्को को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसे पिटने से बचाया था। जहाँ पर वास्को ने कहता है हाँ ठीक है दोस्त, पहले तो मुझे ये बताओ कि अभी जो तुम युनसुक के बारे में बात कर रहे थे, क्या वो सारी बातें सच है? तो वो चश्मे वाला लड़का और देगो को से बताते हैं हाँ वास्को भाई ये बिल्कुल सच है। वो मोटे वाले युनसुक से पूछता है युनसुक क्या तुम उस लड़के को जानते हो? लेकिन उस लड़के ने तो तुम्हारी माँ से पैसे चुराए थे। जहाँ पर युनसुक को सब कुछ समझ आ जाता है कि आखिर अब तक वास्को और युनसुक के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रखी थी। जहाँ पर युनसुक उसे बताता है अरे नहीं भाई आपने बिल्कुल गलत समझ लिया, मेरी मॉम ने उसे कॉफी के पैसे दिए थे, वो उस लड़के ने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। और तब जाके वास्को को क्लियर होता है कि आज तक उसके और युनसुक के बीच में झगड़ा क्यों हुआ था, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसने तो बेमतलब से ही उससे पंगा ले लिया था। लेकिन अब जाकर वो उससे जरूर दोस्ती करेगा। और जाने से पहले वो उन तीनों लड़कों को कहता है तुम्हें मजबूत बनना होगा दोस्तों, और अगर ट्रेनिंग करनी हो तुम्हें तो मेरे पास में आ जाना। और इसके बाद अगले दिन देगो और युनसुक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, साथ ही में ये चश्मे वाला लड़का भी वहाँ पर खड़ा था। और उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी, इतनी ज्यादा कमाल की थी कि देगवा तो उसे देखता ही रह जाता है कि कितना बढ़िया गाता है यार, ये इतना हैंडसम है और ऊपर से इतना अच्छा भी गाता है। उसने 10 दिनों के अंदर अंदर सारी प्रैक्टिस कर ली थी और इतने अच्छे तरीके से याद करके सब कुछ सिंक भी कर लिया था। और फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन स्कूल के अंदर फेस्टिवल था, सारा माहौल बदला हुआ था। हर क्लास के बच्चे जिनका अलग अलग डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पर स्टॉल्स लगा रखे थे। और यहाँ पर हमें एक लड़की को भी दिखते हैं और ये वही लड़की है जो कि हमेशा से ही उस मोटे वाले युनसुक के पास आती रहती है और कुछ न कुछ खरीदती रहती है उसके लिए। वो स्कूल के अंदर आती है जहाँ पर हर एक बच्चा उसी लड़की को देख रहा होता है और उस लड़की के साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी होता है। ये लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है, इसीलिए सभी की सभी लड़कियां उसी को देख रही होती है। हर कोई उसे मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि भाई कौन है ये। और हम युनसुक और देगो को भी देखते हैं। युनसुक काफी डरा हुआ था क्योंकि उसे तो लगा था कि परफॉर्मेंस नॉर्मली हो जाएगा, लेकिन भाई यहाँ पर तो बहुत बड़ा स्टेज होता है, बहुत सारे लोग आ रखे थे यहाँ पर। और ये देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। देगो कहता है अरे तुम चिंता मत करो यार, ये हर साल होता है, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो हम बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे, पूरा स्कूल हमें याद रखेगा, हम लोग करके दिखा देंगे, तुम देखना हम कमाल कर देंगे। और वहाँ पर एक और स्टॉल लगा होता है वहाँ पर
जहाँ पर वास्को भाई एक बंदे से पंजा लड़ा रहे होते हैं। जिस लड़के ने भी वास्को भाई को हरा दिया उसे 5000 येन दिए जाएंगे, लेकिन वास्को भाई से कोई भी नहीं जीत पा रहा होता। और तभी ह्युनसुक की नजर उसी सुंदर लड़की पर पड़ती है। ह्युनसुक उस लड़की के पास जाता है उसका पीछा करते हुए और उसे कहता है हेलो कैसे हो। वो लड़की उसे कहती है हाँ जी बोलिए क्या काम है आपको मेरे से। तुम सारे लड़के बिल्कुल एक जैसे हो, जहाँ सुंदर लड़की दिखी वहीं पे मुंह मारने आ गए बस। और तभी ह्युनसुक को रियलाइज होता है कि शिट उसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो मुझे पहचानती नहीं है इस बॉडी में, वो तो उस मोटे वाले लड़के को पहचानती है। ये लड़की तो मुझसे कभी भी नहीं मिली है मेरी हैंडसम बॉडी में। और यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। ह्युनसुक आगे बढ़ता है उसे कुछ समझाने के लिए, लेकिन तभी वो बॉडीगार्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तेरी आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे हुई, तुझे दिखता नहीं मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इससे टच कर लो तुम, ऐसा तो बेटा हो ही नहीं सका, यही तो मेरा काम है। लेकिन ह्युनसुक में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो उसके बॉडीगार्ड का भी हाथ उड़ा लेता है। और ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसके बॉडीगार्ड का हाथ किसी ने नहीं छुड़ाया होता उसके हाथ से। आखिर ये लड़का कौन है भाई, इतना ज्यादा पावरफुल है ये। और अब उन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। ह्युनसुक बहुत ज्यादा डर गया होता है कि शेट भाई ये क्या कर दिया मैंने, मुझे तो यहाँ से चले जाना चाहिए था, मेरे तो कंपटीशन है। अब ह्युनसुक ने लड़ाई छेड़ दी होती है और उसका बॉडीगार्ड इसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। इस बॉडीगार्ड को एडवांस फाइटिंग आती थी और वो बॉडीगार्ड इसे बहुत ही बुरे तरीके से मारने लग जाता है। ह्युनसुक का कोई भी डिफेंस काम नहीं करता और वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर नीचे गिर जाता है। और तभी वास्को भाई वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि कहते हैं हाँ भी ऐसे कैसे कर रहे हो तुम, हमारे स्कूल में आके हमें ही मार रहे हो। तो ये बॉडीगार्ड कहता है अच्छा अब तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है भाई तेरे स्कूल में, यहाँ पर लड़कों में दम है काफी और मुझ में फाइट करने का जुनून भी है, तो आओ अब मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। और बिना सोचे समझे वो वास्को भाई के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार देता है। वास्को की नाक टूट जाती है, लेकिन फिर भी वास्को मजाल है अपनी जगह से हिल भी जाए हल्का सा। बॉडीगार्ड भी ये देखकर सोच में पड़ जाता है कि भाई आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मेरा पंच खा के जमीन पर न गिरा हो, पर इस बंदे को तो कुछ भी नहीं हुआ। और उसे रियलाइज हो जाता है कि वास्को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो लड़की देखती है कि ये फाइट तो बढ़ती ही जा रही है और इसी के कारण वो लड़की इस लड़के को रोक देती है अपने बॉडीगार्ड को और कहती है बस करो तुम्हें यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा वरना तुम्हारे मैनेजर को मैं शिकायत कर दूंगी। वो बॉडीगार्ड कहता है वैसे तो मैं रुकना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप कह रही हो तो मैं रुक जाता हूँ। और वो देखता है कि वास्को भाई और ह्युनसुक उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी थे, लेकिन बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और जाते वक्त वो लड़की उसे कहती है मुझे माफ कर देना, इतना झगड़ा नहीं होना चाहिए था। और इनकी गाड़ी जाते ही बेचारा वास्को नीचे गिर जाता है क्योंकि वो पंच बहुत ही खतरनाक था। और वास्को भाई कहता है क्या तुम इन्हें जानते हो, तुम्हारे दोस्त है वो। ह्युनसुक कहता है ना 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 भाई मैं नहीं जानता इन्हें कौन थे। जहाँ पर वास्को से कहता है भाई जितने पंगे लेने हैं मेरे से ले ले यार, लेकिन अगली बार इस बंदे से बिल्कुल भी पंगे मत लियो। ये दोनों एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर वास्को ह्युनसुक के लिए एक ड्रिंक लेकर आता है और कहता है भाई सॉरी यार मैं पहले तुम्हें बहुत गलत समझता था, लेकिन कल मेरी सारी गलत फहमी दूर हो गई, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम सच्चाई बता भी नहीं रहे थे मुझे। ह्युनसुक कहता है भाई मैं तो आपको सब कुछ बताना चाहता था पर आपने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया यार। अब इसके बाद म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। यहाँ पर काफी सारे लोग आ रखे थे और वहाँ पर एक म्यूजिक डायरेक्टर और उसका असिस्टेंट भी आ रखा होता है। अभी तक 18 परफॉर्मेंसेस हो चुके थे और अब बारी थी होबिन और उसके दोस्त की। और बैक स्टेज पे हम लोग देखते हैं कि जेहोंग ह्युनसुक और देगो के लिए बहुत ही बढ़िया सी ड्रेस लेकर आया होता है, एकदम मस्त स्टाइलिश वाली। और होबिन उन दोनों से कहता है तो ठीक है आ गया मेरा नंबर, अब तुम मेरी परफॉर्मेंस देखना, रैप करना किसे कहते हैं अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और अब होबिन और उसका दोस्त स्टेज पर चढ़ जाते हैं और बहुत ही बढ़िया गाते हैं। सारे लोग उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे होते हैं, साथ ही में बहुत ही इंजॉय भी करते हैं। और बैक स्टेज पर खड़े होकर वो लोग सोच रहे होते हैं कि भाई क्या हम इन्हें बीट कर पाएंगे, क्या वो इनसे अच्छा गा पाएंगे कि नहीं, क्या लोगों को हमारा गाना पसंद आएगा कि नहीं आएगा। ह्युनसुक काफी ज्यादा डरा हुआ था और तभी देबो से कहता है भाई क्या तुम्हें प्यार हुआ है कभी किसी से, अगर तुम्हें हुआ है तो बस गाना गाते वक्त उसे याद रखना, बस मन में उस लड़की की एक इमेज क्रिएट करना और उसके बाद तुम्हारी सारी नर्वसनेस कम हो जाएगी और देखना कितना अच्छा गाओगी तुम। और अब होबिन का परफॉर्मेंस खत्म हो गया था और वो नीचे उतर जाता है, जहाँ पर उसे देगवा मिलता है और कहता है देखा ये होती है परफॉर्मेंस, तेरे जैसे छपरियों से कुछ नहीं होने वाला। देगवा उसे कहता है हाँ तुमने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया मेरे दोस्त। और तभी होबिन उसे बेमतलब का एक पंच मार देता है बहुत ही जोर से पेट में। मेरे से जुबान लड़ा रहा है तू है, ओए ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रहा तू मेरे साथ, औकात में रह अपनी। लेकिन देबो उसे कोई भी पलट कर जवाब नहीं देता और तभी ह्युनसुक भी उसे मारने के लिए आने वाला होता है, पर वो ह्युनसुक को भी रोक देता है और कहता है ना 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 हम अपना बदला अपनी सिंगिंग से देंगे यार। अब टाइम आ चुका है देगवा और ह्युनसुक की परफॉर्मेंस का और वो एंकर इन दोनों को बुलाता है और पूरी क्राउड ह्युनसुक को देखकर पागल होती जा रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। एंकर भी उससे कहता है तो आप तो स्कूल के सबसे फेमस स्टूडेंट हो,
मुझे उम्मीद है आप बहुत ही अच्छा गाएंगे। ह्यूनसुक उससे कहता है जी हाँ, मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट देबो को जाता है। वो एक जीनियस है। इसके लिरिक्स करण औजला के लिरिक्स को भी बीट कर सकते हैं। ये पूरा गाना इसी ने लिखा है। सारी की सारी मेहनत देगवा की है, इसी ने बीट बनाई है, सब कुछ इसी ने किया है। और उसकी सारी बातें वास्को भाई और बाकी के लोग उसकी बातें सुन रहे होते हैं। और फिर इन दोनों की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। और अब जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू होती है और स्पॉटलाइट ह्यूनसुक के ऊपर आती है तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और उसकी इतनी गंदी आवाज निकलती है कि सभी के सभी लोग बहुत ही जोर से हंसते हैं कि भाई क्या ये अबे ये कैसे गा रहा है, ये इसे गा रहा आता भी है कि नहीं आता है, या बस शक्ल दिखाने के लिए यहाँ पर आया। अब देखो देखता है कि ह्यूनसुक काफी ज्यादा डरा होता है, इसलिए अब वो ओवरटेक कर लेता है और वो अपनी रैपिंग शुरू करता है। और उसकी रैपिंग सुनकर सभी के सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि भाई साहब ये इतना सही कैसे कर रहा है भाई रैप, ये तो उस MC स्टैन छपरी से लाख गुना बेहतर है भाई। सभी लोग उसका गाना एंजॉय कर रहे होते हैं। और अब ह्यूनसुक अपने मन में सोचता है कि आखिर वो सबसे ज्यादा प्यार किसे करता है, और उसे अपनी मॉम की झलक दिखती है और उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, सब कुछ उसी के लिए किया। और धीरे धीरे करके उसे सभी बातें याद आने लगती हैं। वो भी बहुत अच्छे से सिंगिंग करना शुरू कर देता है और उसके बाद देगवा के साथ सिंग करना शुरू कर देता है। और उन दोनों की रैपिंग और सिंगिंग सुन के हमारे वास्को भैया तो रोने लग जाते हैं। और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद ये दोनों उस कंपटीशन को जीत जाते हैं। और ह्यूनसुक ने देगवा के साथ अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई थी। इन दोनों को प्राइज मिलता है और वह सभी बच्चे मिलकर एक पिक्चर क्लिक करते हैं। होबिन जब हार जाता है तो अपने दोस्त से कहता है ये कोई जीते थोड़ी है, ये तो बस ह्यूनसुक हैंडसम है इसलिए इसी को प्राइज मिल गया, टैलेंट तो हम लोगों में है। और तभी वही म्यूजिक प्रोड्यूसर वहाँ पर आ जाता है और उन्हें कहता है बच्चे उसकी शक्ल नहीं, उसमें टैलेंट है, उसने तुमसे भी बहुत अच्छा गाया इसीलिए उसे प्राइज मिला है। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ देबो और उसका वो चश्मे वाला दोस्त ह्यूनसुक की मोटी वाली बॉडी से मिलने अक्सर उसके पास जाया करते थे, जहाँ पर वो ह्यूनसुक को वही कॉन्सेप्ट वाला परफॉर्मेंस दिखा रहा होता है और कहता है ये देखो किसी ने अपलोड कर दिया, पर उस वीडियो में उसे कोई भी क्रेडिट नहीं दिया होता, पूरा क्रेडिट ह्यूनसुक को जाता है। और ये देखकर देबो काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं भी मेरा म्यूजिक लॉन्च करूंगा और सब लोग मुझे ही देखेंगे। और अब इसके बाद हम एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि रेड कारपेट पर आने वाला था और सभी लोग उसके इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था और उसने भी ह्यूनसुक और देबो का परफॉर्मेंस देखा होता है यूट्यूब पर। और इसी के साथ हम उस बहुत ही सुंदर लड़की को भी देखते हैं जो कि हमेशा ह्यूनसुक की शॉप पर आया करती थी। और हमें पता चलता है कि उस लड़की के साथ एक मोटी लड़की सो रही होती है, जिससे हमें पता चलता है इस लड़की की भी ड्यूअल पर्सनैलिटी है, यानी कि इसकी भी ह्यूनसुक जैसी एक मोटी बॉडी है जो कि दिन के अंदर सो रही होती है और ये सुंदर वाली लड़की रात में एक्टिव होती है। और साथ ही हम ह्यूनसुक को भी देखते हैं जिसकी लाइफ अब काफी ज्यादा बदल चुकी थी। वो पहले से बहुत ज्यादा खुश था और अब जब उसे नई बॉडी मिल गई थी तो उसके कई सारे दोस्त भी बन गए थे और उसकी छोटी बॉडी के अंदर उससे भी कोई परेशान नहीं करता था ज्यादा, सभी चीजें ठीक ठीक चल रही थी। और वास्को भाई भी उसका काफी अच्छा दोस्त बन गया था। और इसके बाद वो अपनी हैंडसम वाली बॉडी के अंदर आकर स्कूल के लिए निकल जाता है और उसकी वॉल पर हम लोग बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं, कॉन्सर्ट वाली पिक्चर्स, उसके फ्रेंड्स वाली पिक्चर्स, होनल के साथ उसकी पिक्चर्स, ह्यूनसुक की मोटे वाली बॉडी के साथ उसके वास्को भाई और उसकी मॉम की पिक्चर, और एक ऐसी पिक्चर जिसमें वो दोनों है, मोटा वाला भी और हैंडसम वाला भी। और इसी के साथ ये कमाल की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो और आपको अगली सीरीज कौन से नेम पर चाहिए प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।